हाय दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरा इस चैनल स्टडी विद राउत में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है उत्तराखंड राज्य की प्रमुख नदियाँ। जो हमारी सीरीज चल रही है उत्तराखंड के बारे में लगातार, तो पिछले कई वीडियो में हम उत्तराखंड के बारे में बहुत चीज़ें देख चुके हैं, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो है उत्तराखंड राज्य की प्रमुख नदियाँ। तो आज हम जो उत्तराखंड की प्रमुख नदियाँ हैं उनके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में, और उनसे रिलेटेड पेपर में जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको हम देखेंगे, ताकि पेपर में उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए उन्हें हम इजीली बना सकें। दोस्तों उत्तराखंड में बेसिकली होता क्या कि उत्तराखंड में राज्य में बहने वाली जो हमारी प्रमुख नदियाँ होती हैं उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो उत्तराखंड में दोस्तों जो अधिकांश नदियों का प्रवाह है, जो उत्तराखंड में अधिकांश नदियों का जो प्रवाह है दक्षिण या दक्षिण पूर्वी दिशा में है। ठीक है, हमारी जो अधिकांश नदियाँ हैं, जो हम 12-13 नदियों के बारे में बात करेंगे, उनका जो प्रवाह है दक्षिण या दक्षिण पूर्व दिशा में। राज्य में कई छोटे बड़े नदी तंत्र हैं, हमारे कई छोटे भी हैं, कोई बड़े हैं। इसमें काली नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और यमुना तंत्र मुख्य हैं। ठीक है, जिसमें हमारे काली नदी, गंगा नदी और यमुना नदी हमारे इसमें क्या है, मुख्य हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जो आज बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं काली नदी तंत्र की। काली नदी तंत्र, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, काली नदी तंत्र दोस्तों जो इसका उद्गम है, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके उद्गम की। इसके उद्गम के बारे में हम बात करेंगे। तो जो सबसे पहले हम इसके उद्गम के बारे में बात करते हैं, तो यह है पिथौरागढ़ के सुदूर उत्तर में तिब्बत बॉर्डर के पास जैक्सन श्रेणी के पूर्व में ये स्थित काला पानी में है। ठीक है, यानी कि पिथौरागढ़, ठीक है पिथौरागढ़ के सुदूर उत्तर में, ठीक है, यानी कि पिथौरागढ़ के सुदूर उत्तर में तिब्बत बॉर्डर के पास स्थित जैक्सन श्रेणी के पूर्व में स्थित काले पानी में है। यानी कि बेसिकली आप ये मान सकते हैं कि पिथौरागढ़ में है। ठीक है, जो इसकी लंबाई है दोस्तों, जो इसकी लंबाई है वो है 252 किलोमीटर। 252 किलोमीटर। ठीक है, जो इसकी लंबाई है वो है 252 किलोमीटर। और जो इसकी सहायक नदियां हैं, इसकी सहायक नदियां हमारी पूर्वी धौलीगंगा, गौरी गंगा और सरयू नदी। दोस्तों हमारी ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। यानी कि हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं अभी काली नदी पे बारे बाद, जिसका उद्गम पिथौरागढ़ में है। ठीक है, हमने पढ़ा था पिथौरागढ़ सुदूर में तिब्बत बॉर्डर के पास स्थित जैक्सन श्रेणी में पूर्व में ये स्थित काला पानी में। इतना लंबा हमें याद करने की जरूरत नहीं है, बेसिकली हमें इतना पता हो जाना चाहिए कि इसका उद्गम सॉरी दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ, इसका उद्गम पिथौरागढ़ में है। जो इसकी लंबाई है वह है 252 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसकी सहायक नदियाँ हैं पूर्वी धौलीगंगा, गौरी गंगा और सरयू। तो इससे रिलेटेड पेपर में जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनता है कि काली नदी का उद्गम कहाँ पे है, तो पिथौरागढ़ में है। काली नदी की लंबाई कितनी है, 252 किलोमीटर है। काली नदी की सहायक नदियाँ कौन सी है, पूर्वी धौलीगंगा, गौरी गंगा, सरयू नदी इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। इसके बारे में थोड़ा सा हम और चर्चा कर लेते हैं कि इसकी स्थानीय भाषा में ना इसे काला पानी गाड़ या काली गंगा कहा जाता है। ठीक है, स्थानीय भाषा में, क्योंकि कई बार ये भी क्वेश्चन बनता है, कई बार ये भी आता है कि काली नदी को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, तो स्थानीय भाषा में हम इसे कहते हैं काला पानी गाड़ या काली गंगा। काला पानी गाड़ या काली गंगा। ठीक है, इसकी स्थानीय भाषा में हम कहते हैं इसे काला पानी गाड़ या काली गंगा हम इसे कहते हैं। और यह नदी दोस्तों भारत नेपाल का बॉर्डर बनाते हुए बहती है। कई बार ये भी क्वेश्चन आते हैं कि ये किसका बॉर्डर बनाते हुए बहती है, तो भारत और नेपाल का बॉर्डर बनाते हुए ये बहती है। तो कई बार क्वेश्चन बनता है दोस्तों, भारत और नेपाल का बॉर्डर बनाते हुए कौन सी नदी बहती है, तो हमें याद होना चाहिए दोस्तों काली नदी भारत और नेपाल का बॉर्डर बनते हुए बहती है।
और इसके बारे में दोस्तों और हम इतना पढ़ सकते हैं कि पिथौरागढ़ के बाद यह चंपावत में प्रवेश करती है। ठीक है, ये जो काली नदी है, क्योंकि पिथौरागढ़ के बाद ये हमारा चंपावत में ही प्रवेश करती है, और टनकपुर में पूर्णागिरी के पास ब्रह्मदेव से शारदा नदी के नाम से नेपाल में प्रवेश करती है। यानी कि आप ये मान सकते हो कि पिथौरागढ़ से यह चंपावत में प्रवेश करती है, उसके बाद टनकपुर के बाद यह नेपाल में प्रवेश करती है। और स्कंद पुराण में इसे श्याम नदी कहा गया है। ये भी आता है दोस्तों क्वेश्चन, स्कंद पुराण में इसे क्या कहा जाता है। यानी क्वेश्चन आता है काली नदी को स्कंद पुराण में क्या कहा जाता है, तो काली नदी को स्कंद पुराण में श्याम नदी कहा गया है। क्या कहा गया है, श्याम नदी। ठीक है दोस्तों, इसको स्कंद पुराण में श्याम नदी भी कहा गया है। और इसके वजह से दोस्तों इसके बेसिकली इसके बारे में है कि इसके जल को पवित्र नहीं कहा गया, क्योंकि अब नाम से पता लग रहा है काली नदी तंत्र है, तो इसके जल को वैसे पवित्र नहीं कहा गया है, लेकिन स्कंद पुराण में इसे श्याम नदी कहा गया। ये भी पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि काली नदी को स्कंद पुराण में किस नाम से जाना गया है, तो काली नदी को स्कंद पुराण में श्याम नदी के नाम से जाना गया है दोस्तों। तो ये था दोस्तों काली नदी के बारे में। अब हम अगली नदी देखते हैं, गौरी गंगा। तो दोस्तों अगला है हमारा गौरी गंगा उपतंत्र। तो गौरी गंगा के बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं, पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन की जो आएंगे थोड़ा सा है। इसका उद्गम स्थल जो है मल्ला जोहर क्षेत्र में स्थित मिलम हिमनद। ठीक है, इसका उद्गम स्थल मल्ला जोहर क्षेत्र में स्थित मिलम हिमनद पे है। और जो हमारी गौरी गंगा है वो काली नदी से कहाँ पे मिलती है, हमारे जौलजीवी नामक स्थान पर। ठीक है, जौलजीवी नामक स्थान पर काली गंगा की दाईं ओर से गौरी गंगा नदी मिलती है। यानी कि कई बार क्वेश्चन आता है कि काली नदी गौरी गंगा से नदी से कहाँ पर मिलती है, तो ये हमारा आता है जौलजीवी नामक स्थान पर मिलती है। और ये भी देख लीजिए कि जौलजीवी नामक स्थान पर काली गंगा की दाईं ओर से गौरी गंगा नदी मिलती है। कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि गौरी गंगा काली नदी के बाईं ओर मिलती है, दाईं ओर मिलती है, तो हमें पता होना चाहिए दाईं ओर मिलती है। बट इतना ऐसा क्वेश्चन कभी आता नहीं, लेकिन कुछ भी आ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि काली नदी और गौरी गंगा कहाँ पर मिलती है, जौलजीवी नामक स्थान पर ये मिलती हैं। इतना ही हमारा गौरगंगा नदी के बाद में गौरी गंगा नदी के बारे में है। अब अगला देखते हैं दोस्तों सरयू उपतंत्र। अगला जो तीसरा है वो है हमारा सरयू उपतंत्र। इसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अगला है हमारा सरयू उपतंत्र। ठीक है, ये हमारी तीसरी नदी है, यानी कि सरयू नदी। ठीक है, इसका उद्गम स्थल जो है दोस्तों वह है बागेश्वर से दक्षिण पूर्व में स्थित शरमूल नामक स्थान पर। ठीक है, इसका उद्गम स्थल है बागेश्वर के दक्षिण पूर्व में स्थित शरमूल नामक स्थान पर, सरयू उपतंत्र। और जो सरयू लंबाई की हमारी नदी है वो है केवल 146 किलोमीटर। ठीक है, इसकी लंबाई 146 किलोमीटर केवल है। और दोस्तों यह जो है पहले ये सबसे बहती है पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ चंपावत का बॉर्डर बनाते हुए काली नदी में ये मिलती है। ये भी हमारी काली नदी में मिलती है, लेकिन ये काली नदी में कहाँ मिलती है, पिथौरागढ़ अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ चंपावत का बॉर्डर बनाते हुए ये काली नदी में मिलती है। तो इससे ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चन है नहीं। बेसिकली इसके उद्गम स्थल हम याद कर सकते हैं बागेश्वर के दक्षिण पूर्व में स्थित शरमूला नामक स्थान पर। और इसकी लंबाई हम बेसिकली याद कर सकते हैं 146 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये काली नदी में कहाँ पे मिलती है, तो पिथौरागढ़ अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ चंपावत का बॉर्डर बनाते हुए काली नदी पर मिलती है। तो अगला देखते हैं दोस्तों हम लधिया नदी। तो दोस्तों अगला है हमारा लधिया नदी, चौथा है हमारा लधिया नदी। लधिया नदी के बारे में बेसिकली इसका उद्गम स्थल है पिथौरागढ़ अल्मोड़ा व नैनीताल के मिलन बिंदु गजार से। ठीक है, मिलन बिंदु गजार से इसका उद्गम स्थल हमें याद कर लेना है, पिथौरागढ़ अल्मोड़ा नैनीताल के मिलन बिंदु गजार से। और यह उत्तराखंड की अंतिम नदी है दोस्तों। क्वेश्चन आता है दोस्तों पेपर में कि उत्तराखंड की अंतिम नदी कौन सी है, तो हमें पता होना चाहिए कि उत्तराखंड की अंतिम नदी हमारी लधिया नदी है, जो कि काली नदी में मिलती है। यानी कि हमारी अंतिम नदी उत्तराखंड की अंतिम नदी लधिया नदी है, जो कि हमारी काली नदी में मिलती है। इसके बारे में थोड़ा सा अगर हम और जानें तो काली में यह चूका चंपावत के पास मिलती है। यानी कि काली में जहाँ में मिलती है ये मिलती है चूका चंपावत के पास मिलती है, और यह पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। यह भी पश्चिम की हमारे पश्चिम से पूर्व की ओर यह भी बहती है। ठीक है, बेसिकली आप ये जान लिए कि यह काली नदी में चंपावत में मिलती है, तो काली नदी में चंपावत में मिलती है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं हमारे पेपर में, इसका उद्गम स्थल याद होने चाहिए हमें, इसके पिथौरागढ़ अल्मोड़ा नैनीताल वो मिलन बिंदु गजार से। और हमारे क्वेश्चन बनता है कि यह उत्तराखंड की अंतिम नदी कौन सी है, तो हमें पता होना चाहिए उत्तराखंड की अंतिम नदी लधिया नदी है, जो कि काली नदी में मिलती है। और काली नदी में कहाँ पे मिलती है, ये चंपावत में काली नदी में मिलती है दोस्तों लधिया नदी। अब अगला देखते हैं दोस्तों यमुना नदी तंत्र। यमुना नदी तंत्र।
तो दोस्तों बेसिकली यमुना नदी के बारे में हम देखते हैं कि इसका उद्गम स्थल यमुना नदी, इसके बारे में हम देखते हैं। उसका उद्गम स्थल उत्तरकाशी के बंदरपूंछ पर्वत के दक्षिण पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुना नदी हिमनद पर। इसकी जो सहायक नदियां हैं दोस्तों, ऋषि गंगा, हनुमान गंगा, कृष्णगार, कमलगाड़, भद्रीगाड़, टोंस आदि हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं कि इसका उद्गम स्थल क्या है, तो उत्तरकाशी के बंदरपूंछ पर्वत के दक्षिण पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुना नदी हिमनद पर, और उसकी सहायक नदियाँ ये हैं। इसके बाद में दोस्तों अगर थोड़ा सा हम और प्रकाश डालें तो यमुना की सबसे प्रमुख सहायक नदी टोंस नदी है। यानी कि जो प्रमुख सहायक नदी है ना इसकी, वो टोंस है। वैसे तो बहुत सारी नदियाँ हैं पर इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है वो टोंस नदी है, जो यमुना से 2.5 गुना अधिक जल लाती है। यानी कि जो यमुना से भी 2.5 गुना अधिक जल लाती है। और यह उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर 148 किलोमीटर बहने के बाद कालसी डाकपत्थर के बीच यमुना में मिल जाती है। तो इतना ज़्यादा कुछ है नहीं इसके बारे में। बाकी यमुनोत्री से इलाहाबाद तक की कुल लंबाई 1384 किलोमीटर है। यानी कि यमुनोत्री से इलाहाबाद तक की कुल लंबाई इसकी 1384 किलोमीटर है। तो बेसिकली पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन जो है ये हैं, ये आप देख सकते हैं। अगला हम एक छठा और देखेंगे अभी, टोंस नदी। छठा हम एक और देखेंगे अभी, टोंस नदी। अगला है दोस्तों हमारा छठा, टोंस नदी उपतंत्र। ठीक है, टोंस नदी उपतंत्र। तो बेसिकली टोंस नदी से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं, सबसे पहले इसकी लंबाई। तो हमारे टोंस नदी की जो लंबाई है वो है 148 किलोमीटर। और टोंस नदी का जो उद्गम स्थल है उत्तरकाशी स्थित बंदरपूंछ पर्वत के उत्तर सर्वागिरी रोहिणी ग्लेशियर। ठीक है, और एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों, टोंस नदी पर इच्छाणी बांध है। ठीक है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं, टोंस नदी की लंबाई कितनी है, 148 किलोमीटर। टोंस नदी का उद्गम स्थल क्या है, उत्तरकाशी स्थित बंदरपूंछ पर्वत के उत्तर सर्वागिरी ग्लेशियर। एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों, इच्छाणी बांध किस नदी पर है। इच्छाणी बांध किस नदी पर है, तो हमको पता होना चाहिए इच्छाणी बांध टोंस नदी पर है। ठीक है, इच्छाणी बांध टोंस नदी पर है। ये हमारा टोंस नदी से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। अगला है दोस्तों हमारा गंगा नदी। दोस्तों गंगा नदी, बेसिकली गंगा नदी की जो लंबाई है वो है 90 किलोमीटर। इसकी जो लंबाई है 90 किलोमीटर है। लेकिन उत्तराखंड में, या मैंने शॉर्ट में लिखा है, उत्तराखंड में गंगा नदी को गंगा के नाम से देवप्रयाग के बाद से जाना जाता है। यानी कि हमारी गंगा नदी तो पहले से ही है ये, लेकिन इसको गंगा के नाम से, देवप्रयाग के नाम से हम जानते हैं। जब ये देवप्रयाग के बाद से होती है तो वहाँ हम इसको गंगा के नाम से जाना जाता है। जबकि गंगोत्री से देवप्रयाग तक इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। अब देखिए दोस्तों, इसको गंगा के नाम से कब जाना जाता है, देवप्रयाग के बाद से। ठीक है, गंगा नदी को गंगा के नाम से देवप्रयाग के बाद से जाना जाता है, जबकि गंगोत्री से देवप्रयाग तक इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। अब क्वेश्चन आता है दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे, गंगोत्री से देवप्रयाग तक गंगा को किस नाम से जाना जाता है। गंगोत्री से देवप्रयाग तक गंगा को किस नाम से जाना जाता है, तो क्वेश्चन बनता है हमारा। तो हमें इसको पता होना चाहिए कि गंगोत्री से देवप्रयाग तक गंगा को भागीरथी के नाम से जाना जाता है। और देवप्रयाग के बाद इसे किस नाम से जाना जाता है, देवप्रयाग के नाम, इसको गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इससे। गंगोत्री से देवप्रयाग तक गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो भागीरथी नाम से जाना जाता है। और देवप्रयाग के बाद गंगा नदी को गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। तो इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन है दोस्तों। अभी 7 नदी हमने देखी हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं, उसको देखेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि ऑलरेडी हमारा ये वीडियो लंबा हो गया है। इससे रिलेटेड जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और आपको समझ नहीं आ रहा तो वीडियो एक बार पॉज करके दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, जब तक समझ में ना आए वीडियो में आगे ना बढ़ाए। क्योंकि हमने इसमें हालांकि इसके बारे में बहुत सारा है, लंबा चौड़ा, लेकिन हमने उतना ही डिस्कस किया है पेपर में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका अगला पार्ट अगली वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। मुलाकात होगी अगली वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।